अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आकाशा यासीन बवजह अलालत प्रोग्राम की मेज़बानी से कासिर हैं। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान मुगीस हैदर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत, महंगाई और तवानाई बहरान की। IMF ने पाकिस्तान के लिए नई सख्त शराइत आयद कर दी हैं, जिनमें बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफे, नए टैक्सेस और सब्सिडी में कमी जैसे इक़दामात शामिल हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने खबरदार किया कि महंगाई की शरह दोबारा 7% तक जा सकती है, जबकि अवाम पहले ही बढ़ते हुए अखराजात से परेशान हैं। तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा भी खतरनाक हद उबूर कर चुका है और हुकूमत इस बहरान से निकलने के लिए नए फैसलों पर गौर कर रही है। इसी दौरान कतर से पाकिस्तान को LNG के मजीद कार्गोज मौसूल हुए ताकि बिजली की किल्लत पर काबू पाया जा सके। क्या ये फैसले मईशत को संभाल सकेंगे या आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे दुनिया भर से बढ़ती हुई कशीदगी ने खित्ते की सियासत और मईशत दोनों को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर बड़ा हमला पाकिस्तान की बाज़ अहम शख्सियात की दरख्वास्त पर रोका गया, जबकि मशरिक़ वस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर आलमी ताकतें तशवीश में मुब्तला हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतबादिल ऑयल पाइपलाइन मनसूबे पर काम तेज़ कर दिया। उधर इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में मजीद तोसी भी कर दी गई है, लेकिन खित्ते में खतरात अब भी मौजूद हैं। ब्रिक्स इजलास में इख्तलाफात की नज़र हो गया और आलमी सफारतकारी में नई दरारें भी सामने आ रही हैं। आखिर खित्ता किस तरफ जा रहा है और इन आलमी हालात के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर ये प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान PTI पंजाब डॉक्टर अली इमरान साहब, उसके साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तारिक सुमैर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सगीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर बशारत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर बशारत साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। डॉक्टर साहब, IMF ने 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब रुपए जमा करने समेत 11 सख्त शराइत आयद की हैं। IMF के इस नए टैक्स फ्रेमवर्क और पेट्रोलियम लेवी के भारी हदफ के बाद क्या समझते हैं आप कि क्या आम आदमी पर महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है? देखिए, अगर हुकूमत IMF की बात जो है वो बगैर किसी रिसर्च के मान लेगी और ये नहीं देखेगी कि इसका असर क्या होगा आम आदमी पर, जो कि ऑलरेडी पिस रहा है, जो कि ऑलरेडी इस महंगाई से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, और स्पेशली ये जो ईरान की जंग है, ईरान के ऊपर जो मुसल्लत की गई है, इसके बाद से जो महंगाई मुल्क के अंदर आई है, जिसमें पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, डीजल की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तमाम जो सामान की तरसील थी जो कराची से बाकी सूबों को होती थी, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है। जब आपके फ्रेट चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ तो हर चीज़ की कीमत पे उसका इफेक्ट आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है आम आदमी का वो फूड प्राइसेस की इंक्रीज़ पे होता है। और उसके साथ हमारा ताजा तबका जो है वो इसी बहाने से हर चीज़ की कीमत, अगर पेट्रोल का और डीज़ल का असर जो है वो फ़र्ज़ किया 30% आया है, तो उसने हर चीज़ की कीमत जो है वो कम से कम भी 90 से 120% तक बढ़ा दी है और मुनाफ़ाखोरी वो कर रहा है। इसमें आम आदमी का इंतहाई दर्जे का जो है नुकसान हो रहा है और उसको अपने जैसे कहते हैं ना, खाने के लाले पड़ गए हैं। वो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, वो जो है बिजली और गैस का किराया जो बिल है वो अदा नहीं कर सकता, वो जो है किसी किस्म का। उसके बाद ये हुआ है कि इतना ज़्यादा महंगाई होने की वजह से जब तेल और गैस आप इतना महंगा कर देंगे, और आपको पता है कि आपकी जो बिजली है वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर ही चलती है, उसकी वजह से जब बिजली महंगी होती है तो कारखाने बंद होते हैं, तो लाखों लोग जो है बेरोज़गारी की तरफ जाते हैं। तो मुल्क में बेरोज़गारी का भी इसके साथ तूफ़ान आएगा। उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक है उसने भी 1 पॉइंट जो है वो इजाफा किया है इंटरेस्ट रेट में, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, और इन्फ्लेशन जो है और ज़्यादा बढ़ने का जो है वो स्टेट बैंक ख़दशा ज़ाहिर कर रहा है। और स्टेट बैंक की जो फिगर्स हैं वो ऑफिशियल फिगर्स हैं, अनऑफिशियली मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मुल्क में होगी। तो इस जो है सिनारियो में अगर IMF और ज़्यादा लेवीज़ जो है वो लगाता है और मजबूर करता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उसके अवाम ने भी ज़िंदा रहना है। तो क्या जिस पेट्रोल के ऊपर ऑलरेडी 198 रुपये टैक्सेस हैं, जिसमें 170 रुपये की लेवीज़ शामिल हैं, क्या और मुतहम्मिल हो सकती है हमारी अवाम? मैं नहीं समझता कि हो सकती है। इसको बजाय इसके और बढ़ाया जाए, मैं समझता हूँ कम करना चाहिए।
ठीक है तारिक सुमैर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। तारिक साहब, बजट की आमद है और उसके साथ मसला एक और भी है, तवानाई का जो गर्दिशी कर्जा है वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। 5,206 अरब रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत इस गर्दिशी कर्जे का हल सिर्फ टैरिफ बढ़ाने और सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाने में क्यों देख रही है? क्या समझते हैं आप, क्या ये मुस्तकिल हल है? बहुत शुक्रिया मुगीस साहब, ये बड़ा अहम मौजू है और बड़ा नाजुक मौजू है। पाकिस्तानी मईशत जो है कुछ संभली थी किसी हद तक, इस जंग से पहले एक दावे थे, और महंगाई की शरह 29% से सरकारी इदाद-ओ-शुमार में 5-6% आई थी, अब फिर वो बढ़ गई है। ये जो आपने गर्दिशी कर्जे वाला सवाल किया है, ये पाकिस्तान पर एक अजाब मुसल्लत है। तकरीबन मैं कहूँगा पिछली 25-30 साल से ये मामला चला आ रहा है। जब से ये IPPs का 93 की बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट में IPPs लगाए गए, उसके बाद से तसलसल के साथ बढ़ते बढ़ते, और 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कोई 80% गर्दिशी कर्जा इसका उतारा था यकमुश्त पेमेंट करके बैंकों से। और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी बैंकों के साथ एक सेटलमेंट की गई थी कि जी इस पर क्या, अवैस लगारी ने बड़ी डिटेल के साथ और वज़ीर ख़ज़ाना ने कुछ अर्सा कबल एक ब्रीफिंग में बताया था कि गर्दिशी कर्जा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब जो गर्दिशी कर्जा है उसकी अदायगी अगर आपने बार बार मज़ीद बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करके करनी है तो फिर आप ये छोड़ दें, फिर प्राइवेटाइज़ कर दें इन इदारों को, जैसे आपने PIA को किया है प्राइवेटाइज़। कौन करेगा? गवर्नमेंट ने करना ना प्राइवेटाइज़। कौन सी गवर्नमेंट सर? यही वाली जो चल रही है जी। नाम भी ले लेना सर। शहबाज शरीफ हुकूमत है और कौन सी? ओके, आपको नहीं पता किसकी हुकूमत है? नहीं, हुकूमत लेड बाय शहबाज शरीफ हुकूमत है ना, कोलिशन गवर्नमेंट है। थैंक यू। तो इनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें। मेरी इतला के मुताबिक कल जो रात को पेट्रोल की कीमतों का मामला हुआ है, 5 रुपये कम की गई हैं। ओरिजिनली ये 25 रुपये बढ़ानी थी लेवी की टैक्स की वजह से, लेकिन सदर आसफ जरदारी ने एक ब्रीफिंग ली वज़ीर ख़ज़ाना से। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बड़े कंसर्न शो कर चुके हुए हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, और उन्हें भी ब्रीफिंग के लिए उन्होंने भी हुकूमती माशी टीम को रायबंद में बुलाया हुआ है। तो रास्ता कोई समझ नहीं आ रहा। मैंने चेक किया कि जब ये 15 रुपये एक हफ़्ता पहले पेट्रोल बढ़ा तो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया, उसकी वजह जो हुकूमती हलकों से पता चली कि अगर ये ना बढ़ाया जाता तो $1.3 बिलियन का जो लोन अप्रूव होना था IMF बोर्ड से, वो डिले हो सकता था। तो इसलिए मजबूरन उसको करना पड़ा। चलें जी, मजबूरन आपने किया तो फिर वही 15 रुपये इस हफ्ते आप कम कर देते, कम अज़ कम बेहतर रिलीफ तो देते ना। अगर आप रिलीफ की बात करते हैं, गर्दिशी कर्जे का एक ही हल है कि इन इदारों के हवाले से कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे, और इन इदारों के मामलात जो शफाफ बनाने की ज़रूरत है। इन इदारों में करप्शन और बदनवानी इतने अरूज पे है, और बिजली चोरी और गैस चोरी के रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस आते हैं। यहाँ लेजिस्लेशन की जाती है, सज़ाएं बढ़ाई जाती हैं असम्बली में, लेकिन अमला तो वही है ना। जिस अमले ने चोरी पकड़नी है, प्रोसिक्यूशन करानी है, अगर वही चोरों के साथ मिल जाए तो फिर किस तरीके से मामला चलेंगे। अब इस वाले से एक जामिया प्लान बनाने की ज़रूरत है, और जामिया प्लान तभी बन सकता है कि आप तमाम माहिरीन को बिठाएं एक जगह पे और फ़ैसला करें, और उस फैसले पे अगले 5 से 10 साल मुस्तकिल बुनियादों पे अमल करें ताकि मईशत सही ट्रैक पे चल सके। ठीक है सग़ीर साहब, बजट की आमद से कबल IMF के साथ हमारे मामला चल रहे हैं और IMF की जानिब से निजकारी का प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने मुल्क की जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 3 बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, ISCO, गैपको और फेस्को, उनके 100% तक शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल जो है वो बेचने का फैसला किया है। क्या समझते हैं आप कि क्या इस मुनाफा बख्श और ये जो बेहतर कंपनीज़ की निजकारी से तवानाई का बहरान हल हो पाएगा, या फिर इससे बिजली मज़ीद महंगी और आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगीस शुक्रिया। देखिए मुगीस, ये जो IMF है, क्या इसको गरीब का रास्ता नज़र आता है घर का? क्या इसको हमारी चीज़ें और हमारे एसेट जो हैं बेचने के अलावा और कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती? क्या ये कोई ऐसी शर्त नहीं आयद कर सकता कि जिससे ये जो है वो एक तासुर जाए कि जो लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, और जो डिक्लेयर्ड जो है वो इस मुल्क को लूटने वाले डिक्लेयर्ड हैं, और जो टैक्स चोरी करते हैं, जो बिजली चोरी करते हैं जी, और बिजली चोरी करके, और इसके अलावा जो IPPs की मद में खरबों रुपए ले लेते हैं गवर्नमेंट से, तो IMF क्या उनकी तरफ रास्ता जो है वो उनको दिखाई नहीं देता कि इनके जो वो रूट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए?
IMF को गरीब का घर ही क्यों नज़र आता है? अब फेस्को या आइस्को या गैपको इसके आप असासे बेचने जा रहे हैं, कब तक आप इस तरह के असासे बेच बेच के मुल्क को चलाएंगे? आपके पास क्या प्लानिंग है? हर मुल्क जो है वो 100 साल या 50 साल प्लानिंग करता है। आप बजट करते हैं वो भी सिर्फ कर्जा लेके। जब आप सिर्फ आपका इन्हिसार कर्जे पे होगा कि इस साल जो है हमें इतना कर्ज मिल जाएगा, IMF इतना जो प्रोग्राम है वो हमें इस हिसाब से इतने पैसे दे देगा, साल के लिए काफ़ी है, अगला साल आएगा तो फिर देखेंगे। तो जब आप इस तरह की गवर्नेंस करेंगे तो फिर मुल्क नहीं चलेगा आगे। ये इस तरह तो आप अपने घर को नहीं चला सकते। और आप अगर IMF पे इंसार करके बैठ जाएंगे, अपने प्राइवेट सेक्टर को आप जो है वो प्रमोट नहीं करेंगे, जहाँ से आपको प्रॉफिट आना है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, आपके तमाम इदारे डेड हैं इस वक्त। सरकारी इदारों में करप्शन के अलावा होता क्या है? करप्शन का गढ़ बन चुके हैं सरकारी इदारे। और आप करप्शन की दास्तान सुने, नैब की आप प्रेस रिलीजेस देखते हैं तो खरबों रुपए की करप्शन वो रिकवर हो रही होती है। भाई वो पहले करप्शन करते हैं, फिर आप रिकवरी करते हैं, और उस वक्त तक तो वो अपना सारा पैसा जो है निकाल के बाहर ले जाते हैं। फिर हमारे वज़ीर दाखिला खुद ये कह चुके हैं कि कितने जो है वो डॉलर बाहर जाते हैं और कौन लेके जाता है। भाई जब आपको पता है कि इतने डॉलर बाहर जा रहे हैं और कौन लेके जा रहा है, ब्लैक मनी है, तो फिर उसको पकड़ते क्यों नहीं है? कौन पकड़ेगा उसको? ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को निचोड़ने के लिए, मुल्क को मज़ीद बदहाल करने के लिए की जाती हैं। और IMF जो है ये हमारे सर पे बिठाई इसलिए गया है कि मुल्क जो है वो हमारा तरक्की ना कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए IMF जैसा जो एक मैं कहता हूँ कि एक भैंसा जो है वो हमारे ऊपर छोड़ा गया है, और जो खूनख्वार भैंसा है वो हमें डराता है हर साल, और हम जो है वो उससे डर जाते हैं। और भीख मांगने के लिए हम हर साल खड़े होते हैं कि IMF हमें एक साल के लिए भीख दे दे, अगले साल देखेंगे। और इनको ये नहीं पता कि प्लानिंग जो मुल्क की जाती है, आप टैक्स चोर जो हैं उसको क्यों नहीं हाथ डालते? सिर्फ आप सैलरी पर्सन से टैक्स लेते हैं। सैलरी पर्सन के अलावा जितने भी बड़े बड़े माफियाज हैं आप उनसे क्यों टैक्स नहीं लेते? टैक्स लेना चाहिए ना उनसे। और FBR जो है वो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि FBR जो है उसने उसके अपने लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कोई खुश्क दूध है वो पता नहीं कितने करोड़ का था तो वो सिर्फ 1 करोड़ में बेच दिया। सिगरेट वाले मामले में, सिगरेट वाला मामला देखें तो वो क्या खुद वज़रा कहते हैं कि जी इतने अरबों की सिगरेट है, इश्तिहार चला रहे हैं उसके कि जी देखें हमें इतना हो रहा है, इश्तिहार क्यों चला रहे हैं? भाई आप पकड़े उनको, आपके पास स्टेट की मशीनरी नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते उसको, क्या आप बेबस हैं? आप उनको पकड़ें, आप सिर्फ इश्तिहार देते हैं टीवी में, हमें बताते हैं, हमें को बताते हैं। भाई आप उनको पकड़ें, जब पकड़ के अपने अवाम के सामने लाएंगे कि आपके असल मुजरम ये है, अवाम नहीं है। इसमें तो आपने अवाम को लाके कटहरे में खड़ा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर देते हैं आप, और लेवी देखें आप 1727 अरब का आगे हदफ रख दिया है। या ये मजाक है मुल्क के साथ कि आप ये कहां से लाएगा गरीब आदमी? अब 416 रुपए का तेल है वो कहां से लाएगा? लेवी में 400 अरब रुपए का 400 अरब रुपए का इजाफा है। और ये लेवी जो है ये भी एक बड़ी वारदात है, और इसका ना कोई पूछने वाला है। ये पता नहीं कब से हमारे ऊपर एक लेवी नाजिल हो गई थी जिसमें ये नॉन टैक्स एक रेवेन्यू है, और वो उसकी मद में आप जैसे मर्जी लगा दें, को पूछने वाला नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में एहतसाब नहीं है। लेवी और पिंकी साथ साथ चल रही है। देखें, और पिंकी का देख लें जी, आप पिंकी से कह रहे हैं जबरदस्ती बयान दिलवाएं, वो फलां बंदे को अंदर डालें, फलां बंदे के खिलाफ बयान दिलवा दें। ये तो हमारे मुल्क का हशर है, इदारों का ये हाल है। हमने रिमांड तक नहीं दिया गया, वो कैसे दिलवाएंगे? अच्छा वो देखें, वो रिमांड नहीं दिया गया तो उसकी भी लॉजिक है कि क्यों नहीं दिया गया, और वो कुछ कह रही है उसके बयान तो कुछ है। हमारे मुल्क में इस तरह की पिंकी किरदार जो है बहुत ज़्यादा हैं, और जो बहस होती है असम्बली में, ये वोट लेके आते हैं तो इनको क्या ख्याल नहीं है कि आप आवाम के वोट से इधर मुंतखब होने के लिए आते हैं और अपनी अयाशियों में बदमस्त रहते हैं पूरा साल बदमस्त रहते हैं, और साल के आखिर में आपको IMF याद आ जाता है, और उसके बाद जो है आप उनके कटोरा लेके पकड़ के बैठे होते हैं और कहते हैं जी कि आएँ प्लीज़ हमारी मदद कर दें 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल का सवाल है। ठीक है, सगीर साहब आपका पॉइंट आ गया है। डॉक्टर अली इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक जलील अहमद साहब एक तरफ मुआशी नमू यानी इकनॉमिक ग्रोथ 3.5% से ऊपर और महंगाई 7% तक गिरने की नवीज सुना रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकायक IMF के नए टैक्सेस और बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखे हुए, क्या ये 7% महंगाई का हदफ हकीकत पसंदाना लगता है या फिर ये महज एदाद शुमार का एक गोरख धंधा है? क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगीस, मैं थोड़ी सी बात डिटेल से करना चाहूँगा ताकि जो आपके
नाज़रीन उनको समझ आ सके कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। जी। सबसे हम सर्कुलर डेट की बात करते हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना। अब सर्कुलर डेट क्या चीज होती है, मैं आपके नाज़रीन के लिए, मुझे पता है जो मेरे इस वक्त पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, ये पैनलिस्ट हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन आम आदमी को जी। ये बताने की जरूरत है कि ये सर्कुलर डेट है क्या। उर्दू में इसको गर्दिशी कर्जा कहा जाता है। ये एक ऐसा माली बहरान होता है जिसमें एक अदारा दूसरे अदारे को अदायगी नहीं करता और दूसरा तीसरे को नहीं कर पाता, और यूं कर्जे का एक चक्कर बन जाता है। जी। अब ये मसला पैदा कैसे होता है, इसमें बहुत सारे इसके अवामिल है। अवाम बिजली के वक्त बिल जो है वो वक्त पर अदा नहीं कर सकते। जो आपने अवाम का हाल कर दिया है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो डिस्कोज है वो पूरी रकम इकट्ठी नहीं कर पाती। फिर वो बिजली बनाने वाली कंपनियों को पैसे नहीं देते। बिजली बनाने वाली कंपनियां तेल और गैस फराहम करने वाली को अदायगी नहीं कर सकती। तो यूं हम इस गोरख धंधे में फंस जाते हैं और यूं गर्दिशी कर्जा बढ़ता जाता है पेमेंट्स ना होने की वजह से, और यूं आवाम के ऊपर वो जो बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिसमें लोड शेडिंग भी होती है, बिजली महंगी होती है, और फिर वो ये करीब आवाम पिसती है। अब हम आते हैं इस हुकूमत की, जैसे तारक सुमैर साहब ने अभी बात की थी, उम्मीद है वो मेरी बात सुनेंगे। अगर बोलेंगे तो बात मेरी वो रब खत्म हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, ये आईपीपी इस मुल्क पर मुसल्लत करने वाले कौन थे? ये दो पार्टी थी, पहले बेनजीर भुट्टो साहबा ने और फिर नवाज शरीफ साहब ने। और ये देखें कि ये आईपीपी कंपनी को ऐसा नहीं है कि ये बाहर की कोई कुछ 10 से 15% बाहर की कंपनीज है, बाकी तमाम कंपनियां ये नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली और इनके जो क्रोनीज है ये उनकी हैं। अब ये करती क्या है कि पाकिस्तान की जो एक्सट्रीम डिमांड होती है आपकी गर्मियों में जून जुलाई के अंदर पाकिस्तान में, वो 28 से 30 हजार मेगावाट होती है, जबकि इन लोगों ने 45,000 मेगावाट के तक के इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कंपनियों के साथ, आईपीपी कंपनी, यानी खुद ही कंपनियां बनाई, खुद ही मालिक है और खुद ही हुकूमत के साथ इन्होंने जो है वो मुआहदे कर लिए कि हम बिजली पैदा करें ना करें, हमें आपने पैसे देने हैं। तो ये क्या करते हैं, हर साल हजारों अरब रुपया इस पाकिस्तानी गरीब आवाम के पेट चीर कर निकालते हैं। कौन? नवाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी कंपनी। इनकी अपनी कंपनीज हैं आईपीपी, इनके क्रोनीज हैं, उनकी कंपनीज हैं। इस तरह आईपीपी के साथ साथ फिर आप देखते हैं तो शुगर माफिया भी इनका है, फिर जो बैंक है उनको भी यही ऑपरेट करते हैं, और फिर एक लंबी दास्तान है। असल में आप इस वक्त IMF के कर्जदार नहीं है, बल्कि असल निशाना आप बने हुए इन दो पार्टियों के, जिसमें नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली। आप देखें पिछले 14 अगस्त 1947 से लेकर 2022 तक, जब तक इमरान खान पर आपने अदम किया, तो मुल्क के कर्जे थे 43,000 अरब रुपया। और पिछले 4 सालों में जब से ये तजर्बाकार आए हैं, इस वक्त मुल्क का कर्जा हो गया 97,000 अरब रुपया। यानी जितना पूरे पिछले 78 सालों में आपने कर्जा नहीं लिया, इन 4 सालों में इन तजर्बाकारों ने कर्जा ले लिया। अब वो जो कर्जा है, ये कर्जा आपने वापस करना है। मुझे ये बताएं कि ये 3 अरब रुपया वापस करते हैं UAE को, और जब 3 अरब रुपया इनके अकाउंट में सऊदी अरब रखवाता है कर्ज की शक्ल में, तो ये तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने आज तक एक ऐसी पॉलिसी पर गामजन रही ये हुक्मरान पाकिस्तान के, जिसकी चक्की में आज ये आवाम पिस रही है। अगर आप डॉलर के हिसाब से देखें तो इस जो मार्केट के अंदर फी बैरल रेट है, तो पाकिस्तान में 268 रुपीज का जो है लीटर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 170 रुपया ऊपर लेवी डाली, जो कि फेडरल टैक्स है, इसलिए कि इन्होंने IMF का कर्जा वापस करना है और वो पैसे आप और मेरी जेब से निकालने हैं और ये IMF को देना है। देखिए इन्होंने पिछले 4 साल में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं की। इस वक्त FBR 600 से लेकर 1300 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के ऊपर है, वो टैक्स इकट्ठा कर नहीं रहा। अब टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं होता, उसकी वजूहत है, इन पर कोई यकीन नहीं करता, इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है। लोगों को पता है कि ये धांधली की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, और इन ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें किस तरह एक पिंकी दंदनाती फिर रही थी, और आज वो पिंकी को अदालतों में लेकर जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि बानी PTI के खिलाफ आप बयान देके बनी गाला वाला आपसे। खैर ये एक लंबी स्टोरी है, ये पूरी दास्तान है, ईमान अली से शुरू होती है और पिंकी पर आकर रुकती है, और उस सारे इंतजाम के जिम्मेदार ये दो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। इन्होंने इस मुल्क को आज उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, शायद इसकी रिवाइवल मुश्किल हो गया है। जैसे तारक चौधरी सगीर चौधरी साहब ने कहा कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 100 अरब डॉलर इस मुल्क से बाहर गया, तो पकड़ना किस है, इन्होंने ही पकड़ना है। लेकिन अब एक बंदा
क्या काम कर सकता है। अगर वो उन्होंने वज़ीर दाखिला ने कहा, लेकिन वज़ीर दाखिला के पास भी जितने एक लिमिटेड इख्तियारात हैं, लेकिन ये जो 4 साल से लोग बैठे हैं शहबाज शरीफ की शक्ल में और इनके जितने भी क्रोनीज हैं, इन्होंने मुल्क का जो हाल किया है। और आम आवाम को ये समझने की जरूरत है कि इनके तमाम जो मसाइल हैं उनका जो सबसे बड़ा मुजरम है ये दो पार्टियां हैं जिन्होंने। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ आलमी मंजरनामे से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं कुछ आलमी मंजरनामे से, क्योंकि हालिया दिनों में सदर ट्रंप का दौरा चीन जो कि आलमी तनाजुर में बड़ी अहमियत का हामिल था, उस हवाले से भी बात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान की आला क़यादत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर रोका। क्या ट्रंप के इस बयान से ये साबित होता है कि पाकिस्तान इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी का सबसे अहम मोहरा है? डॉक्टर बशारा साहब, आपसे जानना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि मोहरा तो नहीं कहना चाहिए बल्कि जो है पाकिस्तान इस जो है मुफाहमत कराना चाह रहा है और एक बहुत बड़ा किरदार है उसका जी। और पाकिस्तान को एक रीजनल पावर के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान की इंडिया की वो हैसियत ख़त्म हो चुकी है। जो पिछले साल जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद से पाकिस्तान की हैसियत इंडिया से बहुत बेहतर हो चुकी है और सारी दुनिया जिसमें कि अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है वो पाकिस्तान को एक रीजनल पावर की तरह देख रहा है। तो इस रीजनल पावर का किरदार जो है इन मुज़ाकरात में बहुत अहम है और एक बहुत बड़ा बयान है, मैं समझता हूँ, जो अमेरिका के सदर की तरफ से आया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कहने पर जो बड़ा हमला होने जा रहा था ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जो है वो टेबल पर नहीं आया था इस्लामाबाद में, तो उसके बाद से ये चीज़ें अमेरिका में डिस्कस हो रही थी और बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कि किस तरीके से पेंटागन ने दी थी, किस तरीके से एक बड़ा हमला करने के बाद ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तो अब वो हमला क्यों नहीं हुआ, हर एक सवाल करता था। तो आपको इस सवाल का जवाब बड़े अब दो टोक अंदाज में अमरीकी प्रेसिडेंट ने कल दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के कहने पर उन्होंने ये बड़ा हमला रोका, क्योंकि पाकिस्तान जो है और उसके जो लीडर्स हैं, स्पेशली फ़ौजी लीडर, वो ईरान के बहुत करीब हैं और वो अमेरिका के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से हमने वो हमला नहीं किया। लेकिन ये तो उसका सियासी बयान था, मैं समझता हूँ। मैं ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ईरान को अब मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर भी सूरत हाल बहुत ख़राब है, इकनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है और 1-1 करोड़ जो है वो रियाल का नोट निकाला जा रहा है और लोग जो हैं इंतहाई परेशान हैं। इस जंग ने उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और जो उसके पास सैंक्शंस हैं, उन सैंक्शंस से बहुत नुकसान हुआ है। और अब जो ब्लॉकेड है अब हुर्मुज़ की, जिससे कि ईरान को तेल बेचने के लिए अलाउ नहीं कर रहा अमेरिका, इससे भी उसकी इकानमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब ईरान को चाहिए कि इस मामले का एक हल निकाले और जो है ज़िद पर ना अड़े, क्योंकि अमेरिका जब तक इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करेगा वो और अपनी फेस सेविंग नहीं लेगा, वो इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा। और जो ख़तरा है सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो ये है, और जो कुछ और बड़े जो तज्ज़ियाकार समझते हैं, सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि क्योंकि अब चीन का दौरा हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसके बाद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए ये इसराइल भी इन पर दबाव डाल रहा है। इसराइल के साथ मिलकर ये एक बहुत बड़े हमले की तरफ जाएंगे और उसके अंदर बहुत बड़ी तबाही करके उसके बाद चाहे ईरान आए मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए, ये जंग बंदी ख़त्म करके चले जाएंगे और अपनी विक्ट्री खुद ही डिक्लेयर कर देंगे। इसका बहुत बड़ा ख़तरा है और इस ख़तरे से बचने के लिए, अपनी तबाही से बचने के लिए ईरान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुआहदा कर ले। जो बाद में करेगा, तबाही के बाद करेगा या नहीं करेगा, तो ऑलरेडी उन्होंने जिस हद तक तबाही कर दी है, वो बाकी भी जहाँ पर उसकी यूरेनियम है उसकी वो अगर तबाह करके चले जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने इसकी एटमी सलाहियत पहले ही तबाह कर दी है, बम बनाने की सलाहियत पहले ही तबाह कर दी है। जो
अब इनका बड़ा मुतालबा है कि एनरिच्ड यूरेनियम को हमारे हवाले किया जाए। अगर ये नहीं करते और वो उसको तबाह कर देते हैं बमबारी करके, तो उनका मकसद हल हो जाएगा। ऑलरेडी इसराइल का मकसद जो है वो 90% हल हो चुका है। उसने जिस तरीके से सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन की है ईरान के सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अब ईरान को ज़िद नहीं करनी चाहिए और इस माहदे को जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की सालिसी में साइन कर देना चाहिए, ताकि बड़े हमले से बच सके, जिसकी ये तैयारी में है पूरी तरह इसराइल के साथ मिलकर। ठीक है, ईरान को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सखी चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा पोस्ट वॉर सिनेरियो में कि जितने भी इंटरनेशनल और रीजनल अलायंसेस हैं उनमें दरारें पड़ते हुए हमने देखा है। हमने पहले देखा जंग के आगाज़ में कि सदर ट्रंप नेटो पर तनकीद कर रहे थे, उन्होंने नेटो के ख़िलाफ़ कई बयान भी दिए। फिर उसके बाद हमने देखा ओपेक और ओपेक प्लस से मुत्तहिदा अरब अमारात ने अलहदगी इख्तियार की, और अब हमारे पड़ोस में नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ईरान जंग पर शदीद इख्तलाफात की वजह से मुश्तरका एलामिया के बगैर इजलास खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता की बरान पर ईरान और इमारात के जो सख्त इख्तलाफात हैं, मुआशी यकजहती पर क्या असर डालेंगे, क्या समझते हैं आप? मगर देखें, अब सूरत ये है कि जो ये जंग है इसने न सिर्फ खिते बल्कि पूरी दुनिया में अपने असरात मुरतब किए हैं। बुरे किए हैं, अच्छे किए हैं, वो आपने ख़ुद भी बता दिया। बुरे असरात अच्छे तो मुरतब नहीं हुए, बुरे असरात मुरतब हुए हैं। सबसे बड़ा जो उस पर असर पड़ा है पूरी दुनिया में, वो एक यही है कि जो तवानाई बहरान पैदा हो गया है और एकदम से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। पहली तो खिते में ये सूरत हाल हुई है और पूरी दुनिया में बल्कि ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। और इसके अलावा जो ब्रिक्स की आपने बात की, तो वहाँ पर देखें भारत तो पहले ही सफारती सतह पर आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारत को तो समझ आ चुकी है, इसलिए तो उनके जो वो जमात है RSS और दीगर उनके जो लोग हैं अब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान से भी दरवाजे खुले रखने चाहिए मुज़ाकरात के। भाई आपको अब कैसे याद आ गया? आप तो हमारे साथ पिछले साल ही आपने जंग की थी, आप बल्कि जंग मुसल्लत कर दी थी। अब आपको एकदम से ऐसे ख्याल आ गया कि जी अब पाकिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है सफारती सतह पे। कोई मुल्क भी जो है वो इस वक्त भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ने इस जंग में, आपने जंग का जिक्र किया ना, तो भारत भी इस जंग में एक्सपोज हुआ है। भारत ने जिस तरीके से इजराइल का साथ दिया और जिस तरीके से भारत ने अपना एक घनौना किरदार अदा किया इस जंग में, पाकिस्तान का इस जंग में किरदार देखें सालिस का, जिसको पूरी दुनिया ने माना और सुपर पावर ने मान लिया। और अब सुपर पावर ये कह रही है कि मैंने सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल साहब और PM शहबाज शरीफ के कहने पर ये जंग जो है वो बड़ा हमला रोका। ये भारत के लिए भी हो सकता था। ये देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है, दुनिया ने देख लिया। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त उसका मोराल बहुत बुलंद है आलमी सतह पर। और जो सालसी है ये कोई आम बात नहीं है, शायद हम इसको बच्चों का खेल समझते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाइना में जो दौरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, बड़ी अहमियत का अमल था, बड़ी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई थी, लेकिन उस दौरे को कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं दी गई, बिलखसूस जो अमेरिकी मीडिया है उस हवाले से। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो उसने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि ट्रंप का अंदाज़ खुशामदाना था जबकि चीनी सदर संजीदा नज़र आए। ये फ़र्क बहुत कुछ जाहिर कर रहा है। तनकीद की उन्होंने अपने सदर पे कि वो कैसे थे और वहाँ पे जो चीनी सदर थे उनका रवैया कैसा था। अच्छा, फिर ब्लूमबर्ग जो है उसने अपना एक तजिया दिया और उसने लिखा कि क्या सदर ट्रंप को ऐसे सदर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने एशिया को चाइना के हाथों खो दिया। ये बहुत बड़ी बात की है बेसिक। तो अब चाइना में गए हैं वो, तो चाइना ने सीधा सीधा कहा ठीक है तजारत करते हैं, आप पहले 125-20% हमारे ऊपर टैरिफ भी ऐड कर चुके हैं। अब दूसरी जानब आप ठीक है 200 बोइंग तैयारों का मुआहदा है तो कोई मसला नहीं, चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 200 बोइंग तैयार वो खरीदे ना खरीदे, चाइना की तैयारी तो पूरी दुनिया में हो रही है। इस वक्त तो सुपर चैंपियन है चाइना। उसने ये कहा है कि भाई आप ताइवान के मसले में बिल्कुल नहीं आना आपने, और आपने हुर्मुज़ को आप खोलें, चूँकि वहाँ से तेल चाइना की कंपनियों को गुजर के जाता है, जिसका जिक्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है कि जब उनकी कंपनियों को तेल मिलेगा डेफिनेटली वो उसको इस हवाले से तो करेंगे। तो बाकी दूसरी बात रही कि उन्होंने कहा कि जी हम ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या चीन जो है वो अमेरिका से पूछ के ईरान को हथियार सप्लाई करेगा, या पहले जो मदद मिलती रही है ईरान को जंग में या जंग से पहले वो चाइना जो है उसने किसी से पूछ के वो मदद की थी?
तो ये मदद जो है या इस तरह की चीज़ें हैं किसी से पूछ के नहीं की जाती। चाइना खुद एक पावर है और वो अमेरिका को इस खातर में नहीं लाता, और उसने साफ साफ कह दिया कि ताइवान के मामले से आप दूर रहें, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सूरत ये है कि मुज़ाकरात बिल्कुल बिल्कुल करीब आ चुके हैं, और जो मसला असल है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि 20 साल तक अगर यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो मुअत्तल कर दी जाती है तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। मतलब कहने का ये है कि मामला सेटल हो चुके हैं और पाकिस्तान में फिर मैदान लगेगा और मैदान सजेगा और टेबल सजेगी मुज़ाकरात की। सालसी का किरदार इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर अदा करेगा। ड्राफ्टिंग जो है वो इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो अमेरिका है उसने मुज़ाकरात की टेबल पे आना ही आना है, इसके अलावा अमेरिका का सर्वाइवल ही नहीं है। उसने चीन का एक सरप्राइज़ दौरा था, उसने वो भी करके देख लिया, उसने चीन का रवैया भी देख लिया जाते हुए। अब जो अमेरिकी इतने डरे हुए थे कि उनको तहाइफ उधर ही छोड़ आए हैं सारे, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये जाहिर करती है कि इस खित्ते में अब जंगबंदी जल्द होगी, चूँकि लबनान की जंगबंदी में तोसी कर देगी 45 दिनों की, और इसके अलावा अब इजराइल अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर अमेरिका ने उसका साथ ना दिया, और अमेरिका अब उसका साथ देने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। पहले भी अमेरिका ने उस शैतानी जो एक साजिश है वो उसका शिकार हो गया था अमेरिका, और उस शैतानी साजिश की वजह से ही ये सारी जंग जो है उसको करनी पड़ी। अब उसको पता लग गया कि ये जंग तो उसके मुफाद में है ही नहीं, इससे उसको कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। ईरान की जो अमेरिका के साथ जंग थी इससे कुछ वसूल नहीं हुआ। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि हमें ईरान पे एतमाद नहीं है, सॉरी अमेरिका पे हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है वो, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि हमने जौहरी हथियार नहीं बनाए। 2015 में हम पहले दिन से रहा था, ठीक है। 2015 में वो कहते हैं हम कह चुके हैं कि हमने हथियार नहीं बनाने, इसका हम लिख के दे चुके हैं। यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक सुमैर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा कि जब से जंगबंदी का आगाज़ हुआ तो तब यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अनवर करकाश, उन्होंने एक बयान दिया था कि अब यूएई जो है वो ताल्लुकात का आलमी ताल्लुकात जो हैं उनका असर नौ जायज़ा लेगा, और वो असर नौ जायज़ा लिया गया। हमने देखा कि पहले ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान किया गया, और उसके बाद अब यूएई ने अपना हुर्मुज़ जहाँ से दुनिया का 25% तेल गुजरता है उस पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल पाइपलाइन मनसूबे पर काम तेज़ कर दिया। क्या यूएई का अपना हुर्मुज़ को बाईपास करने का ये जो मनसूबा है इसके स्ट्रेटेजिकली कैसे देखते हैं, खित्ते के ऊपर क्या असर रसूख पड़ेगा इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया मुगीस साहब। ये बड़ा अहम मामला है कि यूएई जो इस जंग के बाद जो कुछ हालात बने और यूएई और इसराइल जितने करीब आए हैं, दो खबरें आई हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने और इसराइल के आर्मी चीफ ने खुफिया दौरे किए, और इसकी अनाउंसमेंट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसराइली मीडिया ने की। गो के यूएई ने इसकी तरदीद की है, लेकिन उस तरदीद में कोई जान मुझे नज़र नहीं आती। असल बात है कि ओपेक से निकलने का जो मकसद था वो ये था कि अपना जो तेल है उसको महंगा बेचा जाए और अपना जो नुकसान है उसका अजाला किया जाए। लेकिन जो बाकी दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, वो बिल्कुल एक तरफ खड़े हैं और यूएई एक तरफ खड़ा है। यूएई के साथ अब देखें, कल भारत के वज़ीर आज़म भी का भी दौरा हुआ 2-3 घंटे का, कुछ माहदे भी साइन किए। तो इस हवाले से देखने की ज़रूरत है, इन तमाम ममालिक को भी देखने की ज़रूरत है कि यूएई बड़ा अहम मुल्क है खित्ते का, और उसकी हिकमत अमली क्या है और बाकी की क्या होनी है। जो जहाँ तक आपने ज़िक्र किया कि जो ऑयल के वसाइल हैं, ज़ाहिर बात है हर मुल्क अपना मफाद देखता है कि उसको पैसा ज़्यादा आए। ओपेक जो है वो उसकी पैदावार भी कम रखी हुई है। फिर जो आबना हुर्मुज़ है उसकी बंदिश की वजह से जो मसाइल हैं, ऑयल प्राइसेस एक जगह स्टेबल नहीं होती। ट्वीट आता है ट्रंप का, पॉजिटिव बात करते हैं तो नीचे चली जाती हैं, नेगेटिव करते हैं तो वो ट्रंप साहब के करीबी लोग भी पैसा कमा रहे हैं। हर जगह यही सारी गेम चल रही है। मैं थोड़ा सा चीन के दौरे का जिक्र करता चलूँ जी। जो ग्रेट हॉल में मीटिंग हुई, और मुझे भी 2-3 मरतबा उस ग्रेट हॉल में जाने का मौका मिला कवरेज के लिए। तो जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, बड़े स्टेट्समैन हैं, बड़े संजीदा रहनुमा, उन्होंने कोई वो स्टाइल नहीं अपनाया, उन्होंने कोई अपनी जगह खड़े रहे। और जहाँ दुनिया भर के लीडर जो हैं खुशामद करते हैं वाइट हाउस जाके या किसी और मौके पे हो,
तो डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुशामद कर रहे हैं शी जिनपिंग की, प्रेसिडेंट की, और उन्होंने 2-3 बातें उन पर वाज़े की हैं कि ताइवान के मामले में आप गड़बड़ अपनी जो करते हैं उसको रोक दें। जो वन चाइना पॉलिसी है, पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है, हम चीन के साथ खड़े हैं, और इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ दफ्तर ख़ारजा ने कल भी दिया है, इससे पहले भी हमारी पॉलिसी है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने रात एक वीडियो देखी, जो डिनर था ऑफिशियल, वहाँ चीनी सदर ख़िताब करने जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी डायरी को देख के खोल के देखते हैं और उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज, वो ऐसे ही है जैसे स्कूल के पेपर हो रहे हों और कोई लायक बच्चा हो तो वो अपना नोट्स मुकम्मल करके लिख के साइड पे कर देता है, तो जो थोड़ा सा नालायक बच्चा होता है वो उसको उठा के नोट्स पढ़ रहा होता है। तो ये तो उस लेवल पे होता है। भाई आप सुपर पावर के सदर हैं, आप उनके पर्सनल नोटबुक को क्यों छेड़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और कैमरों का चाइनीज चाहे जिस भी ज़बान में हो, इंग्लिश में भी हो, आपको ये हक ही नहीं है, एथिकली दुरुस्त नहीं है। आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए सिफारती प्रोटोकॉल के जो सगीर साहब ने बात की और डॉक्टर साहब ने बात की, जो ईरान है, मैं पहले भी इस बात के हक में रहा हूँ कि जब दूसरा मुज़ाकरात का दौर होना था, ईरान को यहाँ आना चाहिए था, आते तो शायद बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता। अब जो ब्रेक थ्रू हुआ है, 20 साल की बात आई है, अब्बास अराक़ची ने नई दिल्ली में जाके बात की है, तो इनको चाहिए कि डिले ना करें मामले को। दुनिया भर की मईशत दबाव का शिकार है, फौरी तौर पर माहदे पे दस्तखत करें और अपने आप को भी परेशानी से बचाएं, दुनिया को भी परेशानियों से बचाएं, और इस हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है वो मेरा ख्याल है दस्तखत होने तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा और भारत जो है वो जलील ख्वार होता रहेगा। ठीक है, डॉक्टर अली इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने 1 साल में 2 बार ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल गैस की तनसीबात को निशाना बनाया, जिससे आलमी तवानाई मार्केट और सप्लाई चेन शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई। अगर ईरानी तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों का यह सिलसिला बंद न हुआ तो आलमी तवानाई का यह बहरान पाकिस्तान जैसे पहले ही कमज़ोर मईशत है उसको कितना बड़ा झटका देगा, क्या समझते हैं आप? इस वक्त जो बात समझने की है जी, वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का, पहले पाकिस्तान के रोल की बात कर लेते हैं, फिर उस तेल की जो डिस्ट्रक्शन है, उनका बुनियादी जो ढांचा है उस पर बात। देखिए, पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो बड़ी फ्रजाइल है। ये वो इकॉनमी है जो सिर्फ कर्जों पे डिपेंड करती है, और हम कर्जे लेते हैं और फिर दूसरे एक से कर्जा लेकर दूसरे को देते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब पाकिस्तान का ये जो रोल इस वक्त में पाकिस्तान ने अदा किया, जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और फील्ड मार्शल और इन पॉलिटिकल हुकूमतों को मैं क्या कहूँ, इनका क्या रोल हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को इस कर्जे की दलदल में धकेला, और आज पाकिस्तानी अवाम जिस तकलीफ और कर्ब का शिकार है वो इन्हीं के हाथों सब कुछ हुआ। अब अगर ईरान मजीद, अमेरिका मजीद ईरान पर हमले करता है और उसका जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली उस पर हमले किए जाते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा बुहरान पैदा होगा। जो बुहरान आप अब देख रहे हैं, इससे 10 गुना बड़ा बुहरान पूरी दुनिया में आएगा, क्योंकि अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पंपिंग हो रही है, ऑयल निकल रहा है, और चाइना ने अपना मुतबादल रास्ता भी ऐसा है कि उन्होंने मेरे ख्याल से ट्रेन के जरिए भी जो अपनी बरामदात और दरामदात हैं उनको चाइना के साथ जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो, और कुछ तेल भी वो भेज रहे हैं, और उनका इससे सिस्टम चल रहा है। अगर ये चाइना पे मजीद हमला करेंगे तो चाइना रिटेलिएट करेगा। उसकी जब रिटेलिएटरी पार अगर आप देखते हैं तो पिछले 40 दिन की जंग में आपने देखा कि चाइना ने पूरे मिडिल ईस्ट को जो है ना वो डिस्टेबलाइज कर दिया। यूएई की इकानमी कंप्लीटली तौर पर शटड होगी, और बाकी जो पार्शली आपने देखा कि सऊदी अरब और जो ममालिक थे उनका भी बुरा हाल उसने कर दिया। आप अमेरिका को सोचने की ये जरूरत है कि अगर एक अकेले इसराइल को खुश करने के लिए और पूरी दुनिया की इकानमी को डुबोना चाहते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कई दर्जन ऐसी मईशतें हैं जो इतनी कमजोर हैं कि अगर उनके ऊपर मजीद तेल एनर्जी की प्राइसेस को बढ़ाकर अगर बोझ डाला गया तो वो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो कोलैप्स कर जाएंगे। और जब वो कोलैप्स करेंगे तो उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठा हुआ शख्स आज $4.5 गैलन से ऊपर ले रहा है, जबकि जंग शुरू होने से पहले वो $2.5 $2.5 गैलन खरीदता था। $6 हो गई है, $6 प्राइस हो गई, $6 प्राइस हो गई।
$6 अच्छा, लेटेस्ट। मैं ये 4-5 दिन पहले, अच्छा फिर एक लेटेस्ट। हाइक आ गया। अच्छा, अब देखें ये पौने 5, 4.5, पौने 5 से अब $6 पे वो चला गया। तो अब मेरे ख्याल से अमेरिकन, देखिए अमेरिका के जो लोग हैं, मैं सर अमेरिका में बहुत रहने का टाइम मौका मिला, पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो तो अमेरिकन को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन दो चीजें जब बढ़ती हैं तो उनके चीखें निकलती हैं। वो दो चीजें, एक तो पेट्रोल, और जब एक वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और वो जब बिल देखते हैं तो उनकी जान निकलती है। इस वक्त एक आम जो अमेरिकी है उसका भी बड़ा कंसर्न है इस जंग के साथ कि ये खत्म होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता, एहतराम के साथ सगीर चौधरी साहब या जो भी मेरे भाई ने बात की कि मुझे जंग होती नजर नहीं आती। अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो इसमें देखिए चाइना से बार बार मैंने जंग की बात नहीं की सर, मैंने तो कहा कि जंग बंदी हो जाएगी, मुआहदा भी हो जाएगा। जी जी, अच्छा हो जाएगी, हो जाएगी। अगर देखें एक बात याद रखिएगा कि चाइना बेनिफिशियरी है इस पूरे सिस्टम का। चाइना अगर अपना माल बनाएगा तो वो अमेरिकी मंडियों में बेचेगा, तो पैसे इकट्ठे करेगा तो ग्रेट चाइना बनेगा, और अगर वो यूरोप की मंडियों में अपना माल बेचेगा तो वो पैसे इकट्ठे करके चाइना में लाएगा तो चाइना ग्रेट बनेगा। और चाइना की एक हिस्ट्री है सर कि ये लड़ने वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाते। आपने देखा कि आज कितने दिन से ब्लॉकेड है, 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका ने ब्लॉकेड किया। क्या चाइना की एक शिप भी किसी को देखने को मिली? चाइनीज कभी नहीं लड़ेंगे, ना उन्होंने किसी की साइड पे खड़े होना। उनकी कोशिश ये होगी कि ये मामला अफवाह तफहीम के साथ तय हो जाए। अमेरिका को और चाइना को लाजमल मजलूमन को एक दूसरे की जरूरत है। और चाइना अमेरिकन इकोनॉमी के भी अगर आज देखें तो $40 ट्रिलियन अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में डूबा हुआ अमेरिका, और अमेरिका इन हालात में मजीद जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो जंग की तरफ जाता है तो अमेरिका की अपनी कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगा, मगर वक्त की किल्लत के बायस प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ जाना है। तर्जुमान पीटीआई डॉक्टर अली इमरान साहब, तारिक सुमैज सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, सगीर चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, और डॉक्टर बशारत सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद ईरान अमेरिका जंग में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद एक बार फिर से पैदा हो गई, जबकि पाकिस्तान ने भी अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। हम भी पुरुमीद हैं और दुआगो हैं कि इस खित्ते से जंग के साए जल्द अज जल्द टलें और अमन एक बार फिर इस खित्ते की दहलीज पर दस्तक दे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान मुगीस हैदर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।